नमस्कार दोस्तों, आप सभी का विश्व भारती चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आपको मालूम है कल किस तरह से देवेंद्र फडणवीस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी, जिसमें उन्होंने ये जानकारी दी थी कि महाराष्ट्र के एक मंत्री और एनसीपी यानी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के एक प्रवक्ता इनके देशद्रोही लोगों के साथ यानी एंटी नेशनल एलिमेंट्स के साथ इनके संबंध है। इनके साथ उन्होंने प्रॉपर्टी के व्यवहार किए, एक प्रॉपर्टी के उन्होंने सबूत दिए थे और बाकी और 4 इसी तरह के व्यवहार हैं 2005 से लेकर 2019 के बीच में। और जिस कंपनी के नाम पे ये व्यवहार दिखाए गए थे, उस कंपनी में नवाब मलिक खुद भी डायरेक्टर रह चुके थे, ऐसा आरोप है उनके ऊपर। और उसके जो सबूतों के पूरे कागजात है, उसमें से कुछ कागजात उन्होंने प्रेस और मीडिया चैनल्स को दिए थे। खैर, ये जो आरोप थे ये थे जिसके उन्होंने सबूत दिए, वो 1993 में जो मुंबई सीरियल धमाके हुए थे, उन लोगों के साथ जो व्यवहार हुआ था किसी प्लॉट का, उस विषय में पुख्ता जानकारी उन्होंने दी थी। उसका जवाब नवाब मलिक ने देते समय इस चीज का उन्होंने इस व्यवहार को नकारा नहीं, लेकिन उन्होंने ये कहा कि इस प्लॉट का जो पावर ऑफ अटॉर्नी है, यानी वो जो गोवा वाला प्लॉट जिसे कहा जाता है, उसके जो ओनर थे उन्होंने किसी और को पावर ऑफ अटॉर्नी दे रखा था, तो हमने वो प्लॉट लेना था, इसके लिए हमने उनके साथ व्यवहार किया। तो ये कोई बहाना नहीं होता है कि देशद्रोही एलिमेंट्स के साथ, एंटी नेशनल एलिमेंट्स के साथ व्यवहार करने का। अगर हम कहीं छोटा मोटा घर भी लेते हैं तो उसके अड़ोसी पड़ोसी में अगर किसी के ऊपर केस होगा तो भी हम सोचते हैं कि अरे जाने दो, यहाँ कहाँ हम घर लेंगे, हम कहाँ किसी की मुसीबत में फंसे। लेकिन इन्होंने बिंदास ले लिया। लेकिन ये आरोप लगा रहे थे देवेंद्र फडणवीस के ऊपर कि वो जब मुख्यमंत्री थे तो धड़ल्ले से कैसे ड्रग्स का व्यवसाय धंधा चलता था पूरे महाराष्ट्र में या मुंबई में। खैर, ये तो इन्होंने स्पष्टीकरण दिया एक व्यवहार का, बाकी के 4 व्यवहार अगर वो भी एंटी नेशनल्स के साथ है तो उसका उनको जवाब देना बहुत कठिन जाने वाला है। लेकिन ये सब किस्सा शुरू हुआ था आर्यन खान के केस से। पहले समीर वानखेड़े पर आरोप, फिर देवेंद्र फडणवीस, फिर उनकी पत्नी, फिर उसके बाद मोहित कंबोज, और पता नहीं किस किस के ऊपर ये आरोप लगाते गए। असली खेल चल रहा था कहीं और, जिसकी जानकारी आप तक नहीं पहुंचे, यही ये लोग चाहते थे। कौन लोग? जो लोग आरोप लगाने वाले थे, समीर वानखेड़े पर, देवेंद्र फडणवीस पर, मोहित कंबोज पर, देवेंद्र फडणवीस की पत्नी पर, सॉरी माफ कीजिए। और इन्होंने ये जो समीर वानखेड़े के पिता, बहन, पत्नी, सबके ऊपर आरोप लगा दिए, सिर्फ पब्लिक अटेंशन, मीडिया अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए, आपका ध्यान, मीडिया का ध्यान भटकाने के लिए। खेल कहीं और चल रहा था। खेल ये चल रहा था कि लगभग 1400 करोड़ का बेनामी साम्राज्य शरद पवार, उनके भतीजे अजीत पवार का जब्त हो चुका, और अब वो उसे क्लेम भी नहीं करेंगे ये हमारा है। क्यों? क्योंकि मोदी जी ने बड़े ही कानून और नियम अजब तरह के मॉडिफिकेशन किए, बनाए हैं। उन्होंने ये किया है कि अगर आप क्लेम करते हो तो आपको 25% पेनल्टी पड़ेगी। अब 25% पेनल्टी यानी जो गया है वो तो गया है, ऊपर से 25% पेनल्टी यानी 1400 करोड़ का 350 करोड़ और जेब से देने पड़ जाएंगे। हमें सूत्रों से ये भी जानकारी मिल रही है कि ये तो 1400 करोड़ है, कम से कम 3100 करोड़ की और संपत्ति इनकी जब्त होने जा रही है। इनकम टैक्स और ईडी इसमें से जो भी कार्रवाई करेंगे वो करेंगे। लेकिन आज का विषय ये है कि जो ईडी एक्शन लेने जा रही है या फिर एनआईए एक्शन लेने जा रही है, तो ये जो संपत्ति देवेंद्र फडणवीस ने बताई थी, ये दरअसल उस टाडा के अक्यूज के नाम पर थी, आरोपी पर, जिससे कि 2007 में उम्र कैद सुनाई गई, यानी उसके ऊपर गुनाह साबित हो गया। लेकिन टाडा का जो कानून, टेररिस्ट एक्टिविटीज एंड डिस्ट्रक्टिव एक्ट्स, वो ये है कि टाडा का जो आरोपी हो उसकी संपत्ति जरूरी नहीं है कि उसे सजा हो, उसके खिलाफ कोई गुनाह सिद्ध हो तो जब्त करनी चाहिए, उसके पहले उसकी संपत्ति जब्त की जा सकती है। उस समय कांग्रेस और राष्ट्रवादी यानी एनसीपी की सरकार थी महाराष्ट्र में 2005 में, और उनका काम था ये संपत्ति जब्त करना। उन्होंने ये संपत्ति जब्त नहीं करके कौड़ी मोल दामों पर नवाब मलिक ने ये जमीनें, ये प्रॉपर्टियां ले ली। इस तरह का देवेंद्र फडणवीस ने आरोप लगाया है। तो जो कि सरकार के खजाने में जमा होनी चाहिए थी, करोड़ों करोड़ों की प्रॉपर्टी थी,
3-3, 4-4 करोड़ की प्रॉपर्टी और वो 20-25 लाख रुपए में ली हुई है, इस तरह क्या व्यवहार हुए हैं, तो बाकी के जो पैसे ऊपर के क्या वो हवाले से ब्लैक मनी दिए गए, तो इस हिसाब में ईडी पिक्चर में आती है। और अगर नहीं, तो ये देशद्रोही एलिमेंट्स को क्यों बेचा? ये सब टेररिस्ट एक्टिविटीज करने वाले, आतंकवादी खेल करने वाले लोग हैं, इसलिए एनआईए के दायरे में वो सीधा सीधा फिट हो रहे हैं। तो आने वाले समय में ये देखना जरूरी है कि इसमें अगर कुछ मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, हवाला से पैसे भेजे गए, तो ईडी भी पिक्चर में आ सकता है, वरना एनआईए तो जरूर ये सब प्रॉपर्टीज को जब्त करने की संभावना है, वो भी जल्द से जल्द, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस ने एक बात कही थी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और वो बहुत ही महत्वपूर्ण बात थी। उन्होंने ये कहा था कि आप लोग मीडिया अटेंशन या पब्लिक अटेंशन बहुत अच्छी से डाइवर्ट करना चाहते हो, क्योंकि ये मीडिया वालों ने उल्टे सीधे सवाल उनसे करना चालू कर दी कि ये कब से आपको मालूम है, ये सवाल अब क्यों उठा रहे हो आप मुख्यमंत्री थे, 5 साल आपके पास ग्रह खाता था, तो 2005 से लेके 2019 या 21 तक, मतलब अगर 2014 से 2019 तक छोड़ा तो बाकी और 2-4-6 लोग गृह मंत्री रह चुके हैं। अभी दिलीप वळसे पाटिल साहब है, उनसे क्यों नहीं सवाल किया? आर पाटिल थे, उनका तो यही बम ब्लास्ट के एक आरोपी के साथ उनका फोटो वायरल हो गया था, उनसे तो कोई मीडिया वाले ने सवाल नहीं किया। तो ये डाइवर्ट करने का, यानी आपका ध्यान बटाने का, किसी और दिशा में लेके जाने का काम ये मीडिया कर रही है। पता नहीं इन्हें कितने पैसे मिलते हैं उस काम के लिए, लेकिन ये जो पूरी हकीकत है, यानी पर्दे के पीछे की सच्चाई, ये हमने आपके सामने रखी। लेकिन देखिए ये पूरा पिक्चर क्या है कि एक तरफ तो शरद पवार साहब के बेनामी साम्राज्य पर कार्रवाई चल रही है, उसे छुपाने के लिए आर्यन खान, फिर समीर वानखेड़े, फिर उनके पिता, फिर उनकी पत्नी, फिर समीर वानखेड़े साहब की माताजी, फिर उनके उसके बाद उनकी बहन, उसके बाद देवेंद्र फडणवीस, फिर उनकी पत्नी अमृता फडणवीस, उसके बाद मोहित कंबोज, यानी किसी को मास्टरमाइंड बना देना, कुछ भी कर देना, और मीडिया अटेंशन और पब्लिक अटेंशन दूसरी तरफ घुमा देना, ताकि ये जो इनके नेताओं की बदनामी चल रही है, महाविकास आघाड़ी के सबसे बड़े चाणक्य भीष्म पितामह शरद पवार साहब, इनका जो रेपुटेशन है, इनका जो नाम है, इनका जो इमेज है, वो खराब ना हो, जनता तक असली बातें नहीं पहुंचे। देखिए अब ये ध्यान भटकाने के चक्कर में इन्होंने खुद से ध्यान भटकाया है। वैसे तो ये हो नहीं सकता, ऊपर से आदेश होगा इनके जो पार्टी के अध्यक्ष का, और उनके कहने पर अगर इन्होंने ध्यान भटकाया है तो नुकसान खुद का करके लिया है, क्योंकि कई सूत्रों द्वारा ये जानकारी प्राप्त हो रही है कि वहां पर एक बहुत बड़ा शेड है जिसका 1 करोड़ रुपया हर महीने का भाड़ा नवाब मलिक साहब को आता है। ये हमारा कहना नहीं है, ये सूत्रों ने दी हुई जानकारी है। हम ये दावा बिल्कुल नहीं करते कि जानकारी सच्ची है, लेकिन अगर ये सच्ची हुई तो 1 करोड़ रुपया महीना प्लस ये पूरी प्रॉपर्टी, ये सबसे हाथ धो बैठेंगे। इसके सिवा 4 और बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियां हैं, उससे भी इन्हें हाथ धोना पड़ेगा, यानी इनका भी करोड़ों करोड़ों का पूरा नुकसान होने जा रहा है। अब ये सोचें कि इन्होंने जो किया वो सही किया, गलत किया, नहीं किया, क्या किया, कैसे किया और किसके बोलने पे किया। और ये जो पूरा व्यवहार किया ये खुद से किया है, और खुद के वजह से बेटे से करवाया है, उसकी कंपनी से करवाया है, खुद डायरेक्टर रहते समय भी खुद किया है, और या फिर अपने किसी गॉडफादर के कहने पे ये सब किया है। और वो जो पैसे दिए गए हैं वो भी गॉडफादर ने दिए हैं इनके अकाउंट द्वारा, या क्या, ये पूरी सच्चाई इन्हें प्रॉपर अथॉरिटीज के सामने जरूर बतानी पड़ेगी। जिस तरह से अनिल देशमुख के हाल है, अनिल देशमुख के विषय में सचिन वाजे जो अभी मुंबई पुलिस की कस्टडी में है, उसके मैटर में ईडी ने गुहार लगाई कोर्ट से कि हमें सचिन वाजे की कस्टडी चाहिए, क्योंकि हमने इन्हें आमने सामने करवाना है। उन्होंने जानकारी दी है लेकिन सामने सामने क्लियर करना है, तो वो भी आज नहीं कल कस्टडी मिल जाएगी। तब तक अनिल देशमुख ईडी की कस्टडी में बने रहेंगे, वही कानूनी प्रक्रिया है। अब वो भी पछता रहे हैं कि क्या किया। सवाल ये है कि इन्होंने जो भी कुछ किया, इसमें जो हिसाब बताया जा रहा है, कुछ 29-30 कंपनियां हैं, वो पूरा हिसाब मैच नहीं हो रहा है। शेल कंपनियां, वो पूरा हिसाब मैच करने के लिए कि बाकी जो पैसे नहीं दिख रहे वो कहाँ गए, ये पूरा हिसाब किताब बही खाता मैच होना चाहिए। तो ये जो जिस तरह के व्यवहार हुए हैं पिछले 10-15 सालों के अंदर या 25 सालों के अंदर, ये सबका हिसाब किताब अब होने जा रहा है। अब पूरी सच्चाई मोदी सरकार सामने लाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात आपको बता दे कि
प्रधानमंत्री मोदी जब 2019 के चुनावों के दौरान महाराष्ट्र में दौरा कर रहे थे, तब उन्होंने कहा था कि महाराष्ट्र में मुंबई में 1993 में जो सीरियल बम कांड हुआ था, बम ब्लास्ट हुए थे, उसके जो करने कराने वाले हैं वो सबको कड़ी से कड़ी सजा होगी और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, इसका हम वचन देते हैं। उसी प्रकार की उन्होंने कार्रवाई शुरू कर दी है। अगर आपको याद होगा कि पिछली बार जब थोड़ी सी कुछ गर्मा गर्मी हुई थी, तो ये शरद पवार अपने सांसद प्रफुल्ल, गुजरात के जो उनके सांसद है एनसीपी के प्रफुल्ल पटेल, उन्हें लेकर के अमित शाह से मिलने वहां पर गए थे और उन्होंने गपचुप सीक्रेट में मीटिंग की थी। और उसके बाद जब महाराष्ट्र वापस आए मुंबई सिल्वर ओक में अपने घर, तो उसी दिन या उसके दूसरे दिन तुरंत, ताकि मीडिया या कोई नेता आकर के कुछ पूछ न ले, कोई कार्यकर्ता कुछ पूछ न ले, पार्टी का पदाधिकारी कोई कुछ पूछ न ले, तुरंत उन्होंने ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में एडमिट हो गए और 4 या कुछ 6 दिन वहीं रहे। अब ये कहां वापस से मुंह छुपाएंगे, ये देखने की अभी जनता इंतजार कर रही है, देश इंतजार कर रहा है। जो जनप्रतिनिधि चुन के दिए जाते हैं वो किस तरह के काम कर रहे हैं, ये सबके सामने आना बहुत जरूरी है। ये जो मीडिया है ये पहुंचाए नहीं पहुंचाए, लेकिन हमारे पास जब तक जानकारी आती रहेगी तब तक हम आपके पास जरूर सही सही हकीकत और सही सही जानकारी पहुंचाते रहेंगे। आपको अगर इस वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक करें और आपके सभी लोगों के साथ इसे शेयर करें। आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब बटन के बाजू में जो बेल आइकन का स्विच है उस पर क्लिक करके सभी नोटिफिकेशंस को ऑन कर दें, ताकि हमारे हर वीडियो और हर एपिसोड की जानकारी सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सही सही जानकारी हमारे वीडियो द्वारा तुरंत प्राप्त कर सके। आप सभी लोगों ने इस वीडियो को पूरा तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।